हेलो वैटी फैमिली, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए चलते हैं हम अपने अध्याय की तरफ। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अभी तक देखा है कि वेदांग कितने होते हैं और वेदांग क्या होते हैं, इसके बारे में अध्ययन अच्छे से कर चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है स्मृति साहित्य। तो इस वीडियो में हम लोग स्मृति साहित्य से आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे महाकाव्य और अन्य पुराण उराण के बारे में पढ़ लेंगे। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसमें हम पढ़ेंगे स्मृति साहित्य। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में धर्मशास्त्र का जिन्हें स्मृति के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात जो स्मृति साहित्य होती हैं उन्हें धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ये धर्मशास्त्र विशेष स्थान रखता है स्मृति साहित्य में। इसे हिंदू समाज के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ये जो स्मृति साहित्य है, स्मृति साहित्य में हमें हिंदू समाज के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। आगे उनके जीवन यापन, उनके जीवन व्यतीत करने की गतिविधियाँ और आर्थिक गतिविधियाँ क्या थी, ये सब जो बातें हैं हमें इस ग्रंथ में जानने को मिल जाती है। इनकी रचना सूत्र, इसका जो स्मृति साहित्य है, इसकी रचना सूत्र के बाद रचना की गई थी, अर्थात सूत्र साहित्य जो है, सूत्र साहित्य के बाद मानी जाती है कि स्मृति साहित्य आई है। प्रारंभिक प्रारंभिक स्मृतियां हैं उसमें मनु स्मृति और याज्ञवल्क की स्मृति सर्व प्रमुख रही हैं। जो शुरुआती स्मृतियां का दौर था उसमें मनु स्मृति और याज्ञवल्क की स्मृति सर्व प्रमुख थी। इन धर्मशास्त्रों मतलब कि स्मृतियों के भाष्य, टीका, निबंध का साहित्य विशाल है, अर्थात जो इसकी भाष्य होती हैं, टीका होता है, निबंध का जो साहित्य होता है उसका बहुत ही विशाल मात्रा में वर्णन मिलता है हमें। बोहलर के अनुसार, बोहलर एक इतिहासकार हैं और उनके अनुसार मनुस्मृति की रचना काल 200 ईसा पूर्व यानी कि BC से लेकर के 200 ईसा मतलब ईस्वी तक, AD तक माना जाता है। अन्य स्मृतियाँ प्रवर्ती कहलाती हैं, मतलब कि जो अन्य है इसी के बीच में आगे पीछे करके स्मृतियाँ लिखी गई हैं। मनु और याज्ञवल्क के अतिरिक्त कुछ और स्मृतियाँ जैसे कि नारद स्मृति, बृहस्पति और विष्णु की स्मृतियाँ महत्वपूर्ण हैं। इनके स्मृतियों से तत्कालीन सामाजिक विचारधारा के साथ तत्कालीन समाज के विचारधारा, समाज के जो विचारधारा रही उसके बारे में, और साथ साथ आर्थिक चिंतन, अपनी आर्थिक स्थिति का चिंतन करते हुए और तथा व्यवस्था की जानकारी, उस समय की व्यवस्था क्या थी, उस समय की व्यवस्था की जानकारी भी हमें स्मृति साहित्य में मिलती है। आगे बढ़ते हैं अब लोग महाकाव्य। अगला टॉपिक हमारा है महाकाव्य। महाकाव्य आप वैदिक साहित्य के बाद महाकाव्यों का प्रमुख स्थान रहा है। जो वैदिक साहित्य रहे हैं उसके बाद हमारा महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसके अंतर्गत जो है रामायण और महाभारत आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग रामायण और महाभारत से अच्छी तरह से परिचित होंगे। तो आपसे हमारा एक प्रश्न है कि आप ये बताइए कि महाभारत और रामायण का उद्देश्य क्या है। आप उसे देखते हैं तो उससे क्या शिक्षा मिलती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये महाकाव्य ऐतिहासिक घटनाओं के स्थूल रूप हैं। जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उसका स्थूल रूप रहा है कि महाभारत और रामायण। इनमें रामायण की रचना जो है सबसे पहले, रामायण की रचना महाभारत से पहले हुई थी। जो रामायण की रचना महाभारत से पहले हुई थी। परंपरा के अनुसार रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। जो रामायण का रचनाकार हैं वो वाल्मीकि हैं और महाभारत का रचनाकार वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास का पूरा नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। जेकोबी का मत है, अब जेकोबी एक इतिहासकार रहे हैं, उनका मत है, जेकोबी का मत है। इन महाकाव्यों का अंतिम स्वरूप, जो ये सब रामायण महाभारत महाकाव्य हैं, इनका अंतिम स्वरूप 200 से 300 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि 200 ईस्वी और 300 ईस्वी के बीच में हुआ था मान लीजिए। इन महाकाव्यों से तत्कालीन समाज की, अब जो ये महाकाव्य रहे हैं रामायण और महाभारत ना,
उनसे हमें तत्कालीन समाज, इस समय के समाज की जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियां थीं, जैसे कि हमारी इस समय की राजनीतिक स्थिति और समाज की जो कल्चरल स्थितियां हैं और उसके बाद आर्थिक स्थिति, इन सब का हमें ज्ञान मिलता है रामायण और महाभारत को देखें या पढ़ने से। आगे बढ़ते हैं। पुराण। पुराण का अर्थ होता है प्राचीन। पुराण का अर्थ होता है प्राचीन। पुराण यानी कि प्राचीन ग्रंथ होते हैं कुछ। प्राचीन ग्रंथ आपने नाम सुना ही होगा कि पुराण है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है। तो ये जो पुराण सब मतलब इसका अर्थ ही होता है कि प्राचीन ग्रंथ होते हैं सब। इसके अंतर्गत धर्म, इतिहास, आख्यान आदि समस्त साहित्य आता है। जो धर्म होता है, इतिहास होता है और आख्यान, इन सभी का वर्णन मिलता है हमें पुराण में। इनकी रचना महाकाव्यों के समकालीन मानी जाती है। जो पुराण की रचना है वो लगभग महाकाव्यों के समकालीन, जब रामायण और महाभारत लिखे जा रहे थे या उसका वर्णन किया जा रहा था, तो उसी के लमसम पुराण का भी रचना किया जा रहा था। पुराणों में आदिकाल से गुप्त काल तक, पुराण में हमें आदिकाल से लेकर के गुप्त काल तक की जो भी ऐतिहासिक सामग्री है हमें मिल जाएगी। और पुराण कितने हैं? तो पुराण 18 हैं, लेकिन कुछ मतलब ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण पुराण हैं, जिसमें कि मत्स्य पुराण, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत, भविष्य और अग्नि, ये जो पुराण हैं महत्वपूर्ण पुराण हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि बौद्ध धर्म ग्रंथ। अब बौद्धों से रिलेटेड, बौद्ध धर्म जो प्रचलित था उस समय, उससे रिलेटेड हम लोग ग्रंथों के बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म के अनेक ग्रंथ रहे हैं। बौद्ध धर्म के अनेक ग्रंथ जो पाली और संस्कृत भाषा में पाए जाते थे। उस टाइम पीरियड में हम लोग, जब बौद्ध धर्म प्रचलित था, तो उस समय जो इतिहासकार या जो भी लेखनकार थे वो पाली भाषा का यूज करते थे या फिर संस्कृत भाषा का यूज करते थे। यद्यपि इन ग्रंथों का प्रधान विषय धर्म का उपदेश देना। उस समय जितने भी लिखे जा रहे थे उनका एक ही महत्व या एक ही उद्देश्य था कि उन्हें पढ़ने से हमें पता चलता था कि धर्म का, एक प्रकार से धर्म का उपदेश दिया जा रहा है, हमारे ऊपर धर्म के बारे में बताया जा रहा है, उस धर्म को मानने के बारे में बताया जा रहा है। एक ही प्रधान विषय था कि धर्म का उपदेश। इनमें धार्मिक सिद्धांतों तथा धार्मिक कथाओं का वर्णन किया गया। मतलब मिलता है कि जो बौद्ध धर्म ग्रंथ थे उसमें हमें धार्मिक सिद्धांतों और धार्मिक कथाओं, धर्म से रिलेटेड जो सिद्धांत थे और धर्म पे जो कथाएं बनाई गई थी, उनका वर्णन हमें इन ग्रंथों में मिलता है। फिर भी ये पर्याप्त मात्रा में सामग्री उपलब्ध नहीं मानी जा सकती कि इतिहास को रचनाकार करने के लिए कि ये जो बौद्ध ग्रंथ हैं उसके आधार पर हम लोग इतिहास का वर्णन कर सकें। ये सामग्री पर्याप्त नहीं मानी जाएगी। बौद्ध विद्वानों ने लौकिक पक्ष को भी महत्व दिया है। जो बौद्ध के विद्वान थे, यानी कि बौद्ध धर्म ग्रंथ को जो लिखते थे या उनके प्रति जो उनकी रचनाकार थे, वो लोग लौकिक पक्ष को भी अत्यधिक महत्व दिया करते थे। जैसे कि अब हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से थे। तो जैसे पहला पीटक साहित्य, इसमें 3 पीटक आते हैं, जैसे कि सूत्र पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक। आप लोग जानते हैं बौद्ध धर्म ग्रंथ प्रमुख ग्रंथ है पीटक। इसमें बौद्ध ग्रंथ धर्म में जो है कि उसमें सबसे प्रमुख पीटक ग्रंथ साहित्य है। और पीटक साहित्य के अंतर्गत विनय पीटक, सूत्र पीटक और अभिधम्म पीटक आते हैं। अब पीटक का अर्थ ही होता है टोकरी। पीटक का क्या अर्थ होता है? टोकरी। पीटक का अर्थ होता है टोकरी। अब टोकरी किसके पास होगी? आप लोग थोड़ा ध्यान लगाइए कि टोकरी किसकी, उस टाइम पीरियड में जो बौद्ध काल चल रहा था, बौद्ध से रिलेटेड जो भी समाज थी, तो उस समय टोकरी किसके पास थी? आप लोग सोच सकते हैं कि ऑफकोर्स टोकरी जो रही होगी भिक्षु के पल्ले रही होगी। और भिक्षु जो रहा होगा तो उस समय पीरियड में भिक्षुओं का प्रचलन रहा होगा, तभी न टोकरी मिली। और टोकरी का
उच्चारण किया गया तो पीटक शब्द आया। तो जो पीटक है उसका अर्थ होता है टोकरी। विनय पिटक, अब देखिए पहला पिटक हम लोग पढ़ते हैं। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। जो भिक्षु थे और भिक्षुणियों थीं उनको अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। इन पिटक के 3 भाग हैं। जो विनय पिटक था उसमें 3 भाग है। सुत्त विभंग, पहला है सुत्त विभंग, खंधक, दूसरा है खंधक, तीसरा है परिवार। ये है विनय पिटक में 3 भाग। अब आगे बढ़ते हैं सुत्त पिटक में। आगे सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का सार दिया गया है। जो सुत्त पिटक रहा है उसमें जो महात्मा बुद्ध हैं उनके उपदेश जो हैं उसका सार दिया गया है, उनके उपदेशों का सार। इसमें 5 भाग हैं। किसमें? सुत्त पिटक में 5 भाग हैं। कौन कौन से? दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक। कौन कौन से भाग हैं? दीर्घ है, मध्यम है, संयुक्त है, अंगुत्तर है और खुद्दक है, जिन्हें निकाय कहा जाता है। ये जो 5 को निकाय मिलाकर हम लोग निकाय कहते हैं। अभिधम्म पिटक, और तीसरा देखते हैं अभिधम्म पिटक में 7 ग्रंथ हैं। अभिधम्म पिटक जो है उसमें 7 ग्रंथ हैं। इनमें महात्मा बुद्ध के जीवन तथा विचारों का वर्णन किया गया है। जो अभिधम्म पिटक है उसमें महात्मा बुद्ध के जो जीवन है उनके जीवन के बारे में बताया गया, उनके विचारों का वर्णन किया गया। यह निश्चित करना कठिन है कि पिटक साहित्य में सबसे प्राचीन पिटक कौन सा है। यह निश्चित करना कठिन है कि सबसे प्राचीन पिटक कौन सा रहा है। संभवतः विनय पिटक और सुत्त पिटक को एक काल का ही माना गया है। विनय पिटक और सुत्त पिटक को एक ही टाइम पीरियड का माना गया है और अभिधम्म पिटक को बाद में लिखा गया या बाद में संकलित किया गया ये माना जाता है। अब इसमें एक इतिहासकार हैं कारण का मत है कि विनय पिटक सर्वाधिक प्राचीन है। उन्होंने विनय पिटक को सर्वाधिक प्राचीन बताया। इसमें बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियमों का वर्णन है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम है विनय पिटक में। खंधक के 2 भाग महावग और चुल्लवग। खंधक के 2 भाग हैं, महावग और चुल्लवग में उनकी दैनिक परिचर्या। ये जो खंधक है इसमें महावग और चुल्लवग जो था उसमें ना बौद्ध के दैनिक परिचर्यों के बारे में बताया गया है। दीर्घ निकाय में उसमें महापरिनिब्बन सुत्त है, जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन के अंतिम चरण का वर्णन मिलता है। देखिए यहाँ पे आपको ऐसे याद कीजिए। सबसे पहले खंधक के 2 भाग हैं। कौन कौन से? महावग और चुल्लवग, जिनमें कि बौद्ध के जीवनचर्या के बारे में बताया गया। दैनिक जीवनचर्या, जो बौद्ध का दैनिक जीवनचर्या रहा है उसके बारे में बताया गया। अब दैनिक जीवनचर्या तो हो गया, अब कहीं ना कहीं उनकी अंतिम जीवनचर्या भी रही होगी, उनका अंतिम समय भी आया होगा, तो उसका किस में बताया गया? तो दीर्घ निकाय में। किसमें? दीर्घ निकाय में महापरिनिब्बन सुत्त है। दीर्घ निकाय में एक महापरिनिब्बन सुत्त है, जिसमें कि गौतम बुद्ध के जीवन का अंतिम चरण का वर्णन मिलता है। खुद्दक निकाय के अंतर्गत, अब देखिए खुद्दक निकाय के अंतर्गत धम्मपद है। खुद्दक निकाय के अंतर्गत हम पढ़ते हैं धम्मपद, जो बौद्ध में गीता के समान अब देखिए धम्मपद एक प्रकार का विशेष ग्रंथ है, जैसे कि हमारे जीवन में भगवत गीता का जितना महत्व रहा है, उस समय के जो लोग थे उनके लिए वही चीज़ धम्मपद था। जैसे कि हमारे यहाँ भगवत गीता को एक प्रकार से बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिसमें कि हमारे आत्मा परमात्मा के मेल का उद्देश्य, या एक प्रकार से बोल सकते हैं कि उसमें वर्णन किया गया है आत्मा परमात्मा से मेल करने का। उसी प्रकार धम्मपद था। तो बौद्ध जो लोग थे उस समय के, उनके लिए यह गीता का काम करता था। तो बौद्धों में गीता के समान माना जाता था। और खुद्दक निकाय के अंतर्गत ही थेर गाथा और थेनी गाथा, जो खुद्दक निकाय था उसके अंतर्गत 2 आते थे, थेर गाथा और थेनी गाथा।
हैं ये सभी ग्रंथ पाली भाषा में, ये जो टोटल ग्रंथ हैं ये टोटल ग्रंथ सब पाली भाषा में थे। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं जातक कथा। अब जातक के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा जातक। पढ़ा था बौद्ध के बारे में पढ़ लिया हमने। अब दूसरा है जातक। अब देखिए बौद्ध ग्रंथों में जातकों के प्राचीनतम माना जाता है। जो बौद्ध ग्रंथ हैं उसमें जातक एक प्रकार जो ग्रंथ है उसको भी बहुत प्राचीन माना जाता है। जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन मिलता है हमें। जैसे कि जो जातक कथाएं कही जाती हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि जातक कथा है, तो उसमें जो होता है ना कि बौद्ध का जो पूर्व जन्म हुआ उसका वर्णन मिलता है। और बोधिसत्व जब वे बोधिसत्व की स्थिति में थे, बोधिसत्व की स्थिति में जब थे हुए ना, तो जातक कथाओं की संख्या 549 है। जब वो बोधिसत्व की स्थिति में थे तब जो जातक कथाएं थी वो 549 है। इन कथाओं में तत्कालीन समाज का वर्णन मिलता है। अर्थात ये जो 549 कथाएं कही गई इसमें हमारे जो तत्कालीन समाज है, इस समय के समाज का भी वर्णन मिलता है। कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड का समाज जो रहा उसका भी वर्णन मिलता है। अब एक इतिहासकार रहे हैं विंटर निट्ज ने लिखा है, जातक कथाओं का महत्व अमूल्य है। अर्थात जो जातक कथाएं हैं एक बहुत ही विशेष ग्रंथ रहा है। यह केवल इसलिए नहीं कि वे साहित्य और कला के अंग हैं। जातक कथाएं साहित्य और कला के अंग हैं, लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि उसका महत्व जो है 3वीं सदी ईसा पूर्व की भारतीय सभ्यता, जो 3वीं सदी ईसा पूर्व की भारतीय सभ्यता रही है उसके बारे में हमें बताता है। ये जो जातक है और जातक कथाएं जो जातक ग्रंथ रहा है ये हमें 3वीं सदी ईसा पूर्व की जो भारतीय सभ्यता रही उसके बारे में बताता है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। मलिंदो पन्नो यह पाली भाषा में लिखा गया है। मलिंदो पन्नो जो है पाली भाषा में लिखा गया है। ये मिनेंडर के काल की रचना की, जो मिनेंडर के काल की रचना है। इसमें तत्कालीन समाज के चित्रण के अलावा जो तत्कालीन समाज है उसके बारे में तो बताया गया है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के विवादग्रस्त विषयों का भी वर्णन मिलता है। जो बौद्ध धर्म रहे हैं तो अब बौद्ध धर्म जहाँ भी होगा अब वहाँ पे कुछ न कुछ विवाद भी रहे होंगे। जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा भी होगा, जहाँ खूबसूरत है वहाँ बदसूरत भी होगा। तो इसी प्रकार जहाँ जो बौद्ध धर्म है उसके विवादग्रस्त विषय भी कुछ रहे थे, तो उसके बारे में मिलिंदो पन्नो में वर्णन मिलता है हमें। और अन्य ग्रंथ में देखते हैं तो अन्य ग्रंथ में हमारा दीपवंश है और महावंश है। अन्य ग्रंथ में दीपवंश और महावंश जो कि श्रीलंका में लिखी गई या श्रीलंका में इसकी रचना की गई। यद्यपि इन ग्रंथों जो दीपवंश और महावंश हैं इन ग्रंथों में अतिरंजित कल्पनाएं हैं, फिर भी इनमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री है। ये जो अतिरंजित कल्पनाएं हैं मतलब बस कल्पना करके लिखी गई है, परंतु कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ ऐतिहासिक सामग्री है जो कि इतिहास को लिखने के लिए या इतिहास के बारे में बताने के लिए जानने के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जो बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं वे इस प्रकार हैं। महावस्तु जो संस्कृत में लिखे गए हैं बौद्ध ग्रंथ उसके बारे में हम लोग बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमने पढ़ा वो पाली भाषा में अधिक से अधिक पाली भाषा में लिखे गए थे। और जो संस्कृत में है वो ये है कि महावस्तु और ललित विस्तार, बुद्धचरित, सौंदरानंद, फिर अवदान साहित्य में दिव्यादान। अवदान साहित्य है उसके अंतर्गत दिव्यादान का अति महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जो भी इसमें अशोक तथा पुष्यमित्र शुंग के काल की सामग्री प्राप्त होती है। जो दिव्यादान है उसमें हमें अशोक और पुष्यमित्र शुंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आपको एक छोटा सा टॉपिक बताते हैं या नोट बताते हैं कि जो अशोक थे उसका उत्तराधिकारी जो आया था, अशोक का पुत्र जो मतलब यानी कि उसका पुत्र राजा बना, और जो राजा बना वो
युद्ध उतना नहीं जानता था, इसलिए जो पुष्यमित्र शुंग थे ना, उन्होंने एक प्रकार से उसकी हत्या कर अपना राज्य स्थापित किया। तो अशोक यानी कि मौर्य जो काल था वो समाप्त हुआ वहीं से। तो इनके बारे में जो वर्णन मिलता है वो दिव्यदान में मिलता है, जो ब्राह्मण ग्रंथों में नहीं है। जो कि ब्राह्मण ग्रंथ ऊपर हमने पढ़ा ब्राह्मण ग्रंथ, तो उसमें इन सब का वर्णन नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं जैन धर्म। अब जैन धर्म के बारे में हम लोग देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं जैन ग्रंथ में। जैन धर्म ग्रंथों में प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख सामग्री समाहित है। यानी कि जैन धर्म ग्रंथ हैं उसमें हमें भी इतिहास को जानने के लिए प्रचुर सामग्री मिलती है। राजबली पांडे एक इतिहासकार हैं जिन्होंने लिखा है कि एक दृष्टि से कहा जा सकता है कि बिना जैन ग्रंथों के अध्ययन के भारतीय संस्कृति के इतिहास में पूर्णता नहीं आ सकती। अर्थात बिना जैन ग्रंथ पढ़े हम इतिहास को पूरे नहीं मान सकते, क्योंकि जो कुछ हमें इन ग्रंथों में कुछ ऐसे पक्ष मिले हैं जो कि ब्राह्मण साहित्य में और बौद्ध साहित्य में नहीं मिले हैं। यदि उनमें मिले भी हैं तो बहुत अल्प मात्रा में मिले हैं। जैन ग्रंथों में आगम साहित्य सर्वप्रमुख रहा है। जैन ग्रंथ में आगम साहित्य जो है सर्वप्रमुख रहा है, जिसकी रचना काल 400 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक मानी जाती है। यह साहित्य इस साहित्य में हमें 12 अंग मिलते हैं और द्वासांग मिलता है। 12 अंग और द्वासांग। यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि से इस इतिहास में अनेक दोष दिखाई पड़ते हैं, परंतु इसमें कुछ दोष भी हैं, लेकिन इसे पूर्णतः अप्रभावी नहीं मान सकते, क्योंकि इसके अतिरिक्त हमें भद्रबाहु चरित, परिष्ठित पर्वण, पुण्याश्रय, कथाकोश आदि ये कुछ अन्य ग्रंथ हैं जिसमें कि हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के अत्यधिक स्रोत मिलते हैं। कालका पुराण जैन ग्रंथ है। कालका पुराण जैन ग्रंथ है, परंतु कुछ बच्चों को यह डाउट होगा कि कालका पुराण लिखा गया है तो पुराण यह एक पुराण होगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि कालिका पुराण नाम है और यह एक जैन ग्रंथ है जिसमें मालवा का तत्कालीन चित्रण मिलता है। जो कालिका पुराण है इसमें हमें मालवा का तत्कालीन चित्रण जानने को मिलता है। हेमचंद्र चरित परिष्ठित पर्वत में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। जो हेमचंद्र चरित्र है परिष्ठित पर्वत में महत्वपूर्ण इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं। अब भद्रबाहु चरित्र चंद्रगुप्त मौर्य तथा तत्कालीन जैन समाज के संबंध में अति महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करता है। जो भद्रबाहु चरित्र है उसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और जैन धर्म का जो समाज रहा है उसके बारे में जानकारी मिलती है। अन्य ग्रंथ में वसुदेव हिंदी, बृहत्कल्प सूत्र, भाष्य, आचरांग सूत्र, आवश्यक चूड़ी, ज्ञाताकर्म और भगवती सूत्र ये आदि कुछ जैन ग्रंथ रहे हैं, महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं द लोक साहित्य तथा जीवन चरित्र। अब इनमें हम कुछ निम्न ग्रंथों के बारे में और निम्न जीवन चरित्र के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इनकी रचना 4वीं शताब्दी ईसा में हुई थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। परंपरा के अनुसार इसकी रचना जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री रहा और गुरु चाणक्य था, इन दोनों ने मिलकर कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा। इस ग्रंथ में नंदवंश के पतन जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसमें हमें नंदवंश का पतन और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का राज्यारोहण के बारे में जानकारी मिलती हैं। उस समय का जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन था उसके बारे में हम लोगों को जानकारियाँ मिलती हैं। दूसरा है गार्गी संहिता। इसमें यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। गार्गी संहिता में हमें यवन आक्रमण जो कब हुआ था, पुष्यमित्र शुंग के टाइम पीरियड में हुआ था। इसका रचना काल 1वीं शताब्दी माना जाता है। तीसरा मुद्रा राक्षस। विशाखादत्त ने इस नाटक की रचना 7वीं सदी में जो 7वीं सदी ईस्वी है उसमें की थी। इसमें चाणक्य की कूटनीति और नंदवंश की समाप्ति जो चाणक्य थी उनकी कूटनीति के बारे में पता चलता है। और जो नंदवंश का पतन हुआ, नंदवंश का पतन कैसे हुआ आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि जो चाणक्य है ना, नंदवंश के राजा जो थे उन्होंने चाणक्य की
कभी न कभी अपमान की थी। तो जो चाणक्य का अपमान किया था इन्होंने, तो चाणक्य ने प्रण किया कि मैं आपके मूल वंश का विनाश कर डालूँगा। तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिल करके नंद वंश का पतन कर डाला और चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ का राजा बना दिया। आगे पढ़ते हैं अष्टाध्यायी तथा महाभाष्य। अष्टाध्यायी और महाभाष्य, पाणिनि का अष्टाध्यायी और पतंजलि का महाभाष्य संस्कृत व्याकरण ग्रंथ हैं। यह एक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है, लेकिन इनमें राजाओं, गणतंत्रों तथा राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। ये जो व्याकरण है इसमें हमें राजाओं के बारे में भी जानकारी मिलती हैं, गणतंत्रों के बारे में जानकारी मिलती हैं और राजनीतिक घटनाएं उस समय की क्या थी उसके बारे में जानकारी मिलती हैं। 5वां राजतरंगिणी। कल्हड़ की राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास मिलता है, अर्थात जो कश्मीर का इतिहास रहा है वो हमें कल्हड़ के राजतरंगिणी में जानने को मिलता है। इसका रचना 1149 से 1150 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने लिखा है, यह एक इतिहासकार रहे हैं, तो डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने लिखा, यही एकमात्र ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसे सही अर्थों में इतिहास कहा जा सकता है। यह कोडेड लाइन आप अगर पेपर में हो सके तो अवश्य राजतरंगिणी के बारे में लिखिएगा, क्योंकि यह एक एग्जामिनर को प्रेरित करने या उसको उत्साहित करने के लिए एक प्रकार से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में एक दूसरे इतिहासकार, जो कश्मीर के एक दूसरे इतिहासकार रहे हैं, वो उन्होंने आपस में मेल जोल था। जो जोड़राज ने कल्हड़ के कार्य को 1459 ईस्वी में पूरा किया था। जो कल्हड़ का कुछ काम छूटा हुआ था, जैसे कल्हड़ जो इतिहासकार थे उनका काम कुछ छूट गया था, तो उनके काम को आगे किसने बढ़ाया? जोड़राज ने। किसने बढ़ाया? जोड़राज ने। और कब पूरा किया था? 1459 ईस्वी में इन्होंने पूरा कर डाला था। जोड़राज के शिष्य सिरधर ने, अब जो जोड़राज के शिष्य थे सिरधर ने जैन राजतरंगिणी में कश्मीर का 1459 से लेकर के 1486 तक का इतिहास लिखा था। अब आगे बढ़ते हैं। कालिदास के ग्रंथ। कालिदास के ग्रंथ में कालिदास के ग्रंथों का जो कालिदास के ग्रंथ है उसमें तत्कालीन समाज का चित्रण मिलता है, यानी कि तत्कालीन समाज के बारे में जानने को मिलता है। मालविकज्ञ मित्र में पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल, पुष्यमित्र शुंग के जो शासनकाल थे उनकी जो घटनाएं थी उस पर प्रकाश पड़ता है, या हमें कालिदास के ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के बारे में जानने को मिलता है। फिर 7वां देखते हैं, गुजरात और सिंध के स्थानीय इतिहास। गुजरात के अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, गुजरात में अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं जिसमें स्थानीय इतिहास की विलुप्त सामग्री समाहित है। जो स्थानीय इतिहास की विपुल सामग्री हमें मिलती है देखने को। इन ग्रंथों में रासमाला, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश विशेष रूप से ये उल्लेखनीय रहे हैं। सिंध के इतिहास की जानकारियों के लिए हमें चच्चनामा महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलता है। अगर सिंध के इतिहास के बारे में जानना है हम लोगों को तो चच्चनामा जो ग्रंथ है उसमें हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं जीवन चरित्र की तरफ। जीवन चरित्र में देखते हैं जीवन चरित्र। प्राचीन काल में अनेक राजाओं के जीवन चरित्र लिखे गए हैं जो इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं, अर्थात राजाओं के जीवन चरित्र हमारे इतिहासकार के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। उससे हमें उस समय की स्थिति और आर्थिक राजनीतिक समाज के बारे में भी जानकारियाँ मिल जाती हैं। इनमें जीवन चरित्रों में वाड़काहर्ष चरित्र, वाकपतिराज का गौंडवाहो, विल्हड़ का विक्रमादेव चरित्र, पद्मगुप्त का नवसहसांक चरित्र, संध्याकर नंदी का रामचरित, हेमचंद का कुमारपाल चरित्र या द्वाश्रय काव्य, नंदचंद्र का नयचंद्र का हम्मीर काव्य, चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज तथा चंद्रप्रभ सूरी का प्रभाव चरित्र प्रमुख। ये कुछ प्रमुख इतिहासकार रहे हैं और उनकी कुछ प्रमुख ग्रंथ रहे हैं जिनसे कि हमें इतिहास को जानने में मदद मिली है। इसमें ये आगे आप पढ़ना चाहें तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, आप इसको पढ़ सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से वो इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, तो आप जीवन चरित्र में बस यही कुछ 2-4 याद रख लीजिएगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।
आगे बढ़ते हैं, विदेशी यात्रियों का विवरण। अब यह देखते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। इसमें हम कुछ विदेशी यात्रियों के, जैसे कि यूनान के यात्री कुछ भारत आए तो उन्होंने क्या वर्णन किया भारत का, और चीन के, अरब के ये जो यात्री आए हैं उन्होंने भारत का वर्णन किस प्रकार किया। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनानी लेखक, यानी यूनानी जो यात्री थे। प्राचीनतम यूनानी लेखक हेरोडोटस और केसियस हैं। सबसे पहले यूनानी लेखक कौन आए थे? तो हेरोडोटस और केसियस। हेरोडोटस ने अपनी अख्यानी साम्राज्य का वर्णन करते समय उत्तर पश्चिम क्षेत्रों, जो भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र था, और भारतीयों के विषय में लिखा था। हेरोडोटस ने कब लिखा था? अख्यानी साम्राज्य का वर्णन करते समय। और भारत के किस क्षेत्र में? तो उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र था भारत का, उसमें लिखा था। उसका भारत वर्णन कुछ काल्पनिक प्रतीत जान पड़ता है। जो हेरोडोटस थे उनका जो भारत वर्णन है कुछ काल्पनिक जान पड़ता है, जो मुख्य रूप से फारस के स्रोतों से प्राप्त किया गया था। हेरोडोटस का टाइम पीरियड 484 से लेकर के 431 ईसा पूर्व है। हेरोडोटस का टाइम पीरियड 484 से 431 ईसा पूर्व है, और केसियस का टाइम पीरियड 416 से लेकर के 398 ईसा पूर्व माना जाता है। इसने भारत और ईरान पर, जो केसियस हैं उसने भारत और ईरान पर इंडिका और पारसिका नामक ग्रंथ लिखा। सिकंदर के साथ जो यूनानी भारत आए थे उसमें कुछ ने भारत का विवरण प्रस्तुत किया, कुछ लोगों ने भारत के बारे में लिखा। इसमें एरिस्टोबुल्स, मियाकेस, ओनेसिक्रिस्टारस और यूनेनिस प्रमुख हैं। यद्यपि इन विदेशी यात्रियों का विवरण निष्पक्ष नहीं है, किंतु वे प्रत्यक्षदर्शी थे, इनमें कोई संदेह नहीं है। सिकंदर के बाद जिन यूनानी लेखकों ने भारत का विवरण लिखा उसमें मेगास्थनीज, डायकेमस, प्लिनी, टालमी, डायोडोरस, एरियन, प्लूटार्क, कर्टियस, जस्टिन, स्ट्रोबो आदि उल्लेखनीय हैं। मेगास्थनीज का इंडिका, ये इम्पोर्टेंट रचनाकार लेखक हैं, यूनानी लेखक, याद रखिएगा मेगास्थनीज। इनकी रचना इंडिका एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। जो मेगास्थनीज था वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था, अतः उसका विवरण प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित प्रतीत है। जो उसने रचना की थी वो प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित है, अर्थात भारत की विवरण से कुछ मिलता जुलता यानी। और दूसरा है चीनी यात्रियों के विवरण में आगे बढ़ते हैं। अनेक श्रद्धालु चीनी बौद्ध यात्रियों ने भारत की धार्मिक और ज्ञान की जिज्ञासा के कारण, जो भारत की जो धार्मिक स्थिति थी और कुछ भारत के जो ज्ञान थे, तो उसके जिज्ञासा के कारण चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की। उनका लिखा हुआ भारत का जो विवरण उपलब्ध हुआ है, इसमें सुमाचीन पहला इतिहासकार रहा है। जो सुमाचीन था वो पहला इतिहासकार रहा है, चीनी यात्री जो पहला भारत आया और उसने भारत के बारे में लिखा, जिसने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ में भारत का विवरण दिया। सुमाचीन का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। जो सुमाचीन था वो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में आया था। इसके बाद फाहियान ने 399 से लेकर 412 ईस्वी में, जो फाहियान था वो 399 से लेकर 412 तक में भारत की यात्रा किया और उसमें लिखा। फिर हेनसांग आया 7वीं सदी के पूर्वार्ध, तथा उसी टाइम पीरियड में जब हेनसांग आया 7वीं सदी के पूर्वार्ध में था, तो इत्सिंग उस समय उत्तरार्ध में था। जो इत्सिंग था उस समय उत्तरार्ध में भारत की यात्रा कर रहा था। इतिहास स्रोत के रूप में फाहियान तथा हेनसांग के विवरण अति महत्वपूर्ण हैं। जो हेनसांग और फाहियान के जो कुछ विवरण मिले हैं भारत को लेकर, वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों चीनी यात्रियों ने भारत का व्यापक भ्रमण किया। एक लंबे टाइम पीरियड तक घूमकर इन्होंने भारत का वर्णन किया और दीर्घकाल तक इस देश में रहे भी थे। फिर आता है तीसरा, अरब यात्री। अरब लेखकों का ध्यान
अरब लेखकों का ध्यान 8वीं शताब्दी में आकर्षित हुआ। और 8वीं शताब्दी में कैसे अरब के जो यात्री थे वो उनका मूल रूप से वे नाविक होते थे या फिर व्यापारी होते थे। तो ऑफकोर्स या मतलब वो व्यापारी थे, तो एक जगह से दूसरी जगह उनका जाना काम था। तो उसी दौरान उन्होंने भारत पर उनकी दृष्टि भारत पर पड़ी थी। मान लीजिए अरब यात्रियों का विवरण भारत के राजपूत काल के अति महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जो राजपूत काल रहा है उसके बारे में हमें अरब व्यापारियों, जो अरब लेखक थे, उनकी किताबों से जान पड़ता है। उनकी कुछ किताबें जैसे कि इनमें किताबुल फ़हरिस्त, विलाजुरी का किताब उल बुल्दान, इख्तरी की किताब उल कलीम, इख्तरी की किताब उल कलीम आदि ये जो किताबें हैं प्रमुख, इसमें हमें कुछ राजपूतों काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है कि अल-बिरूनी, जो अल-बिरूनी रहे हैं अरब के यात्री लेखक, जो है अरब के लेखक जिन्होंने भारत का वर्णन किया, ये अल-बिरूनी, इनकी किताब तहकीकात-ए-हिंद। इस तहकीकात-ए-हिंद यानी कि हिंदुस्तान के बारे में कुछ तहकीकात करना या याद करने का नया तरीका, जो अल-बिरूनी ने हिंदुस्तान का जो तहकीकात किया था, हिंदुस्तान का तहकीकात करके इन्होंने लिखा था। इस प्रकार से याद कीजिएगा। इस श्रेणी का सर्व प्रमुख स्रोत रहा है। जो तहकीकात-ए-हिंद अल-बिरूनी की रचना है वह एक सर्व प्रमुख स्रोत है। अल-बिरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। जो महमूद गजनवी थे उनके साथ अल-बिरूनी भारत आया था। उसका ग्रंथ 11वीं शताब्दी भारत की स्थिति जानने का अत्यधिक विश्वसनीय साधन है। उसका विवरण निष्पक्ष और तर्क संगत है, लेकिन उसके विवरण में कुछ दोष भी पाए जाते हैं। उसने भारतीय ग्रंथों का, जो उस टाइम पीरियड में भारतीय ग्रंथ थे, उसका विवरण का आधार बनाया था। उसने जो भारतीय धर्म ग्रंथ थे उसके जो विवरण थे उसको आधार बना करके अल-बिरूनी ने अपनी तहकीकात-ए-हिंद में कुछ लिखा और राजनीतिक स्थिति की उपेक्षा की थी उसने। और अपने किताब में उसने, अपने ग्रंथ में राजनीतिक स्थिति की उपेक्षा की। अन्य मुस्लिम स्रोतों में तारीख़-ए-यामानी, ये इम्पोर्टेंट है कि तारीख़-ए-यामानी जो मुस्लिम स्रोत हैं आदि कुछ मुस्लिम स्रोतें नहीं हैं, आप ये पढ़ सकते हैं। उतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आपका मन है तो आप इसे पढ़ लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। ये लेखक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में थे आदि। आगे बढ़ते हैं संगम साहित्य की तरफ। संगम साहित्य धर्मनिरपेक्ष साहित्य में संगम साहित्य का अति महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य है उसमें ना संगम साहित्य का अत्यधिक इस महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि संगम साहित्य सुदूर दक्षिण के इतिहास का सर्व प्रमुख स्रोत है। सुदूर दक्षिण, जो भारत का सुदूर दक्षिण है, उसके इतिहास का सर्व प्रमुख स्रोत हमें संगम साहित्य में मिलता है। यह साहित्य तमिल भाषा में है। अतः जो संगम साहित्य मिला हमें वह तमिल भाषा में है, जो कि चोल पांड्य चेर राज्यों के प्रारंभिक इतिहास के निर्माण का मुख्य एवं सुदृढ़ आधार है। संगम साहित्य में हमें चोल पांड्य चेर और राज्यों के, जो चोल पांड्य चेर राज्य थे, उनके प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानने को मिलता है, जो कि मुख्य और सुदृढ़ आधार हैं। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब करें, और आपको जिस भी सब्जेक्ट और जिस भी सेमेस्टर की वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करें। और हमारे शॉर्ट वीडियो में 9 और 10 की भी कक्षाएं कराई जाती हैं, तो आप प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें। और जो भी